हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4। ओके, हमने एनसीईआरटी जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें भी हम हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं और हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी क्लास 6 का 3 चैप्टर हमने किया है और ये चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4 में क्या बोल रहा है, व्हाट बुक्स एंड वरियल टेल अस। जो किताबें हैं और जो कब्रगाह हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। जो किताबें, पुरानी किताबें जो हैं, जो वरियल्स हैं, जो भी पहले दफनाने की प्रथा हो या दफनाया गया है, जो भी कब्रगाह मिले हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलता है। इस चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस पूरा करेंगे। ओके, देखिए हमने फर्स्ट 2 चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो फर्स्ट 2 चैप्टर था हमारा कुल मिला के ये स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बाद जो भी पीरियड था थोड़ा सा उसके बारे में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया हड़प्पा कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये चैप्टर 4 है जो जब भी किताब बुक्स की बात आए ना, एंशिएंट बुक, पुराने किताबों की बात, सबसे पुराना बुक जो है वो वेदाज है, वेद। तो ये जो वेद जैसे आपके दिमाग में आए ना, तो एक चीज़ आपको आना चाहिए, वैदिक सभ्यता। क्योंकि वेद जो जितने वेद हैं उससे हमें एक ही चीज़ की जानकारी मिलता है, वैदिक कल्चर के बारे में। जो भी वैदिक सभ्यता रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी वो पूरा उसके इतिहास में पता चलता है उन वेदों से। तो उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक कोई किताब नहीं मिला था। हमें कुछ कुछ लिपि मिली, वो लिपि कुछ मोहरें मिली, उस पर लिपि लिखा हुआ था, उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो उसके बाद वाला जो पीरियड आता है वो आता है वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर में भी बुकें लिखी नहीं गई थी। जो अब वेदांग जो वेद देख रहा है, ये वेद वैदिक सभ्यता के बाद लिखी गई है, बट इनमें जो जानकारी है वो कुल मिला के पूरा वैदिक कल्चर का है। समझ रहे हैं बातों को। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। देखिए, ओके, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो देखिए हम जब भी देखेंगे तो हम 3 पार्ट में देखेंगे। एक तो देखेंगे हम लोग प्री हिस्ट्री, एक देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री, एक देखते हैं हम लोग हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री। देखिए ये जो प्री हिस्ट्री है ना, इसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल हिंदी में बोलते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि इतिहास से पहले का काल, जिसमें न लोगों को लिखने का ज्ञान था, न लोगों को कुछ का ज्ञान था, वो हंटर गैदरिंग का काम कर रहे थे। स्टोन एज में देखिए, स्टोन एज का कुछ ऐसा आपको मिला है कि जिससे आप बता सकते हैं उस समय की क्या चीज़ें, आप वहाँ पे स्टोन ये सब चीज़ें से। तो यहाँ पर राइटिंग एब्सेंस है, किसी भी तरह का साहित्यिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। उस पीरियड को हमने बोल दिया कि ये मतलब प्राक ऐतिहासिक काल है। यहाँ पर इस डेट के जिसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, वो डेट हो जाएगा स्टार्टिंग से, मतलब जीरो, मतलब समझ लो स्टार्टिंग, मतलब पृथ्वी के निर्माण से, मतलब उससे वहाँ से मैं बोलूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके, ध्यान रखिएगा, 2500 के आसपास, मतलब ये मतलब 1700 BC तक के, इतना तक के पीरियड। बिकॉज ये जीरो से लेके, मतलब जीरो नॉट, मतलब वो बहुत पहले, मतलब बहुत लाखों साल, 10 लाख 20 साल करोड़ों साल पहले से लेके ये जो एज है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पहले तक के एज को हम लोग बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलता, केवल वहाँ पर के जो भी स्टोन टूल्स हैं, जो भी इस्तेमाल किए, जो टूल्स इस्तेमाल किए, उसके अकॉर्डिंग हम उसके इतिहास को हम एक रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। ओके, बट प्रोटो हिस्ट्री देने जाएंगे तो क्या पता चलेगा। प्रोटो हिस्ट्री में 2 चीज़ आता है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैंने बताया चैप्टर नंबर 3 में, हड़प्पा कल्चर, उसी को बोलते हैं। ओके, एंड वैदिक कल्चर। इसमें लोगों को ज्ञान आया, इसमें लोगों ने लिखा, राइटिंग आ गया, बट हम लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, डेसिफर्ड मतलब क्या होता है कि इस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने, लोगों ने लिखा, मोहरों पे क्या कुछ ना कुछ लिखा, बट उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए, अभी तक नहीं पढ़ पाए। वैदिक कल्चर के समय कुछ लिखा ही नहीं किया। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ भी लिखा नहीं किया। हाँ, वैदिक कल्चर के बाद चीज़ें लिखी गई, लेकिन उसमें हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये आता है डेट 2350 से लेके 1750 BC। अब ईसा पूर्व की बात करें, इतना साल पहले, ये हम बात करें वैदिक कल्चर का,
तो ये आता है 1500 से 600 BC। अब 600 के बाद जितने भी डेट आएंगे, 600 का जितने भी डेट आएंगे, उसमें एग्जैक्ट चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे बुक्स भी मिलेंगे और उस समय ही लिखे गए। जैसे 600 के बाद जितने भी आपको बौद्धिक ग्रंथ मिलते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, तो 600 के बाद वाला एरा जो कुछ रहा, महाजनपद वाला एरा, वो कुल मिला के बौद्ध धर्म से संबंधित रहा, जैन धर्म से संबंधित रहा। तो उसमें जितने भी बुक्स मिलेंगे उनमें हमें जानकारी मिलेगा बौद्धिक मतलब में हमें उस समय के टाइम पीरियड के बारे में। ओके, तो ये हमारा इतिहास है। और बाकी हम बात करते हैं 600 के बाद जो इतिहास, 600 ईसा पूर्व के बाद जो भी इतिहास है वो हिस्ट्री में आता है। उस फिर इस हिस्ट्री को हम लोग बांटते हैं इंडिया के रेफरेंस में एंसेंट, जैसे सॉरी हम इसको इस हिस्ट्री को भी हम क्या करेंगे, इसको बात हम पढ़ेंगे मिडाइवल मॉडर्न। ठीक है, 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, फिर 0 पे जाएंगे, फिर 0 से बाद हम 700 ईस्वी तक पहुंच जाएंगे, तो 700 के बाद मिडाइवल स्टार्ट होता है। तो वो बात की बात है। हमें मुझे क्या समझाना था कि राइटिंग का अभी यहाँ पे प्रमाण नहीं मिला। अब मैं ये क्यों बताया हूँ, क्योंकि मुझे इधर एक चीज़ समझाना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदाज, आपने वेद के बारे में सुना होगा, वेदाज के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, 4 थे, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर वेदा एंड अथर्व वेदा। ओके, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर वेदा एंड अथर्व वेदा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है। ओके, तो सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद, सबसे पुराना, सबसे पहले बार लिखा गया होगा। अब देखिए ये चीज़ समझिएगा, जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्ता हैं। सूक्ता, इसको बोला गया इंग्लिश में हाइम। ठीक है, हाइम्स। ओके, तो 1028 सूक्त मतलब क्या हुआ, आज हमें कोई किताब पढ़ते हैं तो उस बुक में क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर्स को वेदास के सेंस में हम अगर देखें तो मंडल कहलाए, क्या कहलाए, 10 मंडल है। मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है। अगर हम यही कोई बुक पढ़ते हैं तो बोले 10 चैप्टर इसमें है, तो वो मंडल कहलाए ऋग्वेद के अंदर। अब ऋग्वेद के मंडल के बाद जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वो टॉपिकों की संख्या है 1028। ये 10 मंडलों में 1028 सूक्त आपको कंटेंट्स हैं। कुछ में 50 सूक्त, कुछ में 100 सूक्त, ऐसे करके सूक्तों की संख्या है। कुछ में 100 सूक्त हैं, वो ऐसे करके, और कुल मिलाकर 1028 सूक्ताज हैं या हैम्स। ठीक है, हैम्स, ध्यान रखिएगा। अब इस सूक्तों में भी मंत्र हैं, 10,462 ऋचाएँ। ठीक है, 10,462 ऋचाएँ या मंत्राज बोल सकते हैं आप। 10,462 चीज़ों को आप समझ रहे हैं। तो ये जो ऋग्वेदाज हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये वैदिक कल्चर का जानकारी आपको देता है। ऋग्वेदाज ऐसा बुक है जो आपको वैदिक कल्चर को भी, देखिए वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक एज जो है 1500 BC से लेके 600 BC के बीच का जो पीरियड है, इसको भी हम 2 भाग में बांट दिए हैं। एक हमने बांटा है अर्ली वैदिक कल्चर, जो 1500 BC से लेके 1000 BC तक 500 साल वाला जो एज टाइम पीरियड है, उसको हमने बोल दिया अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड की जो भी जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ हैं, तीनों ऋग्वेद को छोड़ के बाद जितने भी वेद हैं, वेदांग है, उपांग है, जितने भी चीज़ आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, उपनिषद हो गए, वो सारे जानकारी देता है आपको लेटर वैदिक पीरियड का। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर साइड में। वैदिक पीरियड जो हम पढ़ेंगे 1500 से लेके 600 BC, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी पढ़िएगा चीज़ों को रिलेट करते हुए, तो आपको सब कुछ दिमाग में घुसते जाएगा और फिर एक हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड दिस इज़ द लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर देखिए, अर्ली वैदिक मतलब कि इसको बोला पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक काल, इसको ऋग्वेदिक काल भी बोला गया। ऋग्वेदिक काल क्यों बोला गया? क्योंकि ऋग्वेद जो किताब है ना, ऋग्वेद जो वेद है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। तो बोलते ऋग्वेदिक काल है भाई, क्योंकि इसमें जितनी भी कहानी, जितने भी इसके अंदर सूक्त आ जाए, वो कुल मिला के अर्ली वैदिक पीरियड का जानकारी देता है। ठीक है, ये डेट हो गया 1500 से लेके 1000 BC तक। ठीक है, 1000 के बाद 600 BC तक का जो टाइम हो गया वो लेटर वैदिक पीरियड हो गया, मतलब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आ गई जो मतलब डिफरेंट था एकदम अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, बात समझिएगा। ओके, तो ये आप मंत्र समझ लिए।
ये सूक्ताज आप समझ चुके हैं। ओके, देखिए बोला गया जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेदा है, जो 3500 साल पहले उसे बनाया गया। देखिए ये सबसे बहुत बड़ी बात, मैंने क्या पता ऋग्वेद उस समय नहीं लिखा गया। कैसे लिखा गया भाई? तो फिर कैसे जानकारी मिलता है? देखिए क्या हुआ कि जो ऋग्वेद है ना उससे बोला जाता है हिंदी में श्रुति ग्रंथ। समझ रहे? श्रुति ग्रंथ मतलब क्या हुआ कि लोगों ने सुन के चीज़ों को लिखा। मतलब ये हुआ कि वैदिक पीरियड के समय लोगों को ज्ञान नहीं था लिखने का, या होगा भी तो उसके जानकारी हमें नहीं मिल पा रहा है। अब लोगों ने जो चीज़ें सुनी, जैसे कि आज आपने अपने दादा से दादी से कुछ ना कुछ कहानी सुना होगा। अब वो कहानी आपने सुना होगा, वो कोई किताब में नहीं मिल रहा मान लीजिए, ठीक है, वो कोई किताब में नहीं मिल रहा है। आप गाँव की कोई कहानी सुनी कि देखो वहाँ पे ऐसा कांड हुआ था, ऐसी चीज़ें। अब वो कहानी नहीं लिखा हुआ तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको जानना चाहिए था, बट आपको दादाजी बताएं कहीं किताब में नहीं मिला। अब आप बड़े हुए, आपने अपने बेटे को बताया, ठीक है, तो अभी तक तो आपके दादाजी को पता था, आपको पता चला, आपके बेटे को पता चला, बात समझ रहे हैं। लेकिन आपके बेटे को लगा कि नहीं, ये चीज़ को लिखना चाहिए, इस चीज़ को लिखना चाहिए, तो उसने लिख दिया। तो लोगों ने सुन के चीज़ों को लिखा। अब देखिए जो आपके बेटे लिखेंगे, जो कहीं ना कहीं 100-150 साल बाद आपके दादाजी से 100 साल बाद वो लिखा होगा, तो 100 साल पहले की वो कहानी को लिख दिया, 100 साल पहले कहानी को लिख दिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर भी मुझे इतिहास पता चला, हमें 100 साल पहले का इतिहास पता चला, आज की चीज़ों को आज जो मैंने लिखा, लेकिन हमने कैसे लिखा? तो हमने सुनते हुए। तो जब वैदिक पीरियड जब चल रहा था तो उसमें लोगों ने कुछ नहीं लिखा, उसमें लोगों ने अपनी चीज़ों के बारे में, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ने लिखा बस पढ़ नहीं पाए, तो उसमें कि अपने समय की जो भी चीज़ें घटनाएँ उनको कहीं किताब में नहीं लिख पाए, तो लोगों ने सुनते गए ना, सुनेंगे, वो बोलेंगे देखो वैदिक पीरियड के समय में, तो वैदिक उस समय जो भी बोलते होंगे, हम लोगों ने वैदिक पीरियड उसका नाम रखा, बट मंदिर बोलता था कि देखो उस गाँव में ऐसे थे, राजा थे, इस युद्ध लड़ते थे, ये लड़ते थे, वो लड़ते थे। धीमा धीमा आगे चलते गया, एक टाइम आया, ठीक है, एक टाइम आया, कब लिखा गया इसके बारे में कहीं पे जानकारी नहीं है, ऋग्वेद को कब लिखा गया। बट चीज़ों को समझिएगा कि इस एक कवि थे महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास, कितना मस्त नाम, देखिए कितना बड़ा, कुल मिला के ये एक ही नाम है। इसने क्या किया भाई, जितनी भी चीज़ें थी सबको जो सुन के रखा था, सबको क्या कर दिया, संकलन कर दिया, सबको इसने किताब पे उतार दिया, इसने वेदों की रचना कर दी। डेट का कोई मेंशन नहीं कहीं पे, बट इसने पूरे कहने का मतलब कि सबकी रचना कर दी। अब इसने जो लिखा, जो हैंड रिटन, उसने प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि प्रिंट करवा लिया, इसने लिखा। यही सब 3500 के BC के 3500 साल पहले की बात है, मतलब आज से आप जोड़ लीजिए कि 1500, या मतलब कहने की जब वैदिक पीरियड खत्म हुआ उसके बाद लिखा होगा, इट में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई और इसने वेद की रचना की। तो हमें जब ये लिखा तो सब इसमें जानकारी किसका मिलता है? ऋग्वेद का जानकारी मिलता है। ओके, और भी 3 बुक लिखा, उस तीनों बुक में हमें जानकारी मिलता है उत्तर वैदिक पीरियड का, उत्तर वैदिक काल का। ये मुझे समझाना था, जो एक बैकग्राउंड था पूरे वैदिक कल्चर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हेम्स, वही 1028 सूक्त इसमें है, जिसे सूक्ता बोला गया, और वेल सेड बोला, क्या बोला गया? वेल सेड, मतलब अच्छी बातें, क्या बोला गया? अच्छी बातें। अब जो जितने भी हेम्स हैं वो प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस, जो वेदाज के अंदर, ऋग्वेद के अंदर जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं हेम्स, मतलब सूक्ताज है, वो देवी देवताओं के स्तुति के लिए, देवी देवताओं की प्रशंसा किया गया है। कुल मिला के देवी देवताओं को पूरा डेडिकेटेड है ये ऋग्वेदा। उसमें जितने ही मंत्र मिल रहे हैं वो किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित है। तो अच्छी बात है, बोले केवल अच्छी बात है, वेल शेड। ओके, ध्यान रखिएगा। 3 गॉड स्पेशली इंपॉर्टेंट, अग्नि गॉड ऑफ द, जिसे गॉड ऑफ फायर बोला गया, इंद्रा अ वेरियर गॉड्स, सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर। 3 भगवान का सबसे ज़्यादा चर्चा मिलता है हमें ऋग्वेद के अंदर में, ध्यान रखिएगा। वो हैं अग्नि देवता, इंद्रा, ये बैरियर गॉड। इंद्रा को क्या बोला गया? इंद्र को बोला गया बैरियर गॉड्स, मतलब कि एक साहसी, पराक्रमी, युद्ध प्रिय देवता बोला गया इंद्र को। हालांकि इंद्र भी क्या है? पानी का देवता, बट इसे बोला गया एक बैरियर गॉड, मतलब युद्ध प्रिय देवता उस समय के टाइम में माना गया इंद्र को, ध्यान रखिएगा। और सोमा एक सोम देवता का चर्चा है, सोम देवता का। हालांकि जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो एक सोम नाम का पौधा था, या सोम, जिसे कि एक लिक्विड, मतलब कहने का एक
पेय पदार्थ निकल रहा था, उसको सोमरस बोला गया, सोमरस। जो हिमालय में एक मंजूवन पर्वत था हिमालय टाइम में, वो मैंने इसको पढ़ा है डिटेल से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हिमालय में एक पर्वत था मंजूवन पर्वत, मंजूवत पर्वत से ये निकलता था सोमरस। सोमरस एक नशीला मादक पदार्थ था, जो आज के दारू देख रहे हैं उस तरह टाइप के, और इसको पीते थे इंद्र। इंद्र को बोला गया सोमापा। क्या बोला गया? सोमापा। तो इसी इंद्र को बोला गया सोमापा, क्योंकि ये पीते थे क्या? सोमरस। तो ये चीज़ें था, 3 देवता का नाम सुना, अग्नि, सोमा और इंद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में जो मंडल है, सब मंडल में कुछ ना कुछ, जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल, तीसरा मंडल में क्या है कि तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र आप सुनते हो, ओम भूर्भुवः स्वः, तो तीसरे मंडल में उल्लेख है। ओके, तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे मंडल्स हैं। 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्ति वर्णन है, 4 जो वर्ग होते हैं आपका, ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये 10वें सूक्त के अंदर डिटेल में चर्चा, नदी सूक्त की कुछ नदियों की चर्चा है 10वें सूक्त में, 10वें मंडल में। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे इसके अंदर मंडल्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलता है। उसमें भी ऐसे हैं कि जो मंडल फर्स्ट सबसे नया है, और 2 से लेकर 7 तक के 8 तक के जो मंडल है वो पुराने हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब वेद व्यास ने तो लिख दिया, अब जो हम लोगों ने जो प्रिंट आउट किया भाई, हमें किस अवस्था में मिला? टूटे फूटे अवस्था में, बिखरी अवस्था में मिला हमें। एक मंडल उधर का है, एक मंडल उधर का है। अब उसमें थोड़ी ना कोई म्यूजियम था कि चीज़ों को रख पाया। तो हम लोगों ने फिर से संकलन किया, और उसको एक नया रूप दिया। तो उसमें क्या होता है कि जो आप देख सकते हैं कि नंबर 2 नंबर मंडल, 3 नंबर मंडल, 4 नंबर, 2 से लेके 8 नंबर जो मंडल है वो हमें पहले मिल गया। तो हमने उससे बोला कि ये बहुत पुराने हो गए, और जो मंडल हमें बाद में मिला उसे हमने नया बोला। तो ये खैर हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, इसके लिए परेशान नहीं होना। ओके, ध्यान रखिएगा। दिस हैम वेयर कंपोज बाई से, बोला कि जो जितने भी मंत्र है वो ऋषियों के द्वारा बनाया गया। ओके, प्रीस्ट टॉट, जो पुजारी हैं वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, उनको मंत्र को उच्चारण करने के लिए, उसको याद करने के लिए, एक एक वर्ड, एक एक सिलेबल और एक ही सेंटेंस को, ठीक है, बीट बाय बीट विद ग्रेट केयर, बहुत ही अच्छे केयर के साथ सावधानी पूर्वक उनको याद करवाया जाता था मंत्र। ओके, मोस्ट ऑफ द हैम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मी, जितने भी ज़्यादातर मंत्र हैं, जितने भी इसके अंदर सुक्ताज हैं, वो ज़्यादातर मेन के द्वारा पढ़ा गया। हालांकि वुमेन्स के द्वारा ही पढ़ा गया होगा, बट इनके द्वारा ही सीखा जाता था। ए फ्यू वेयर कंपोज बाय, और बोला कि कुछ ऐसे हैं जो कि महिलाओं के द्वारा कंपोज किया गया। ऋग्वेदा इज ओल्ड एंड और वैदिक संस्कृत, ठीक है, ऋग्वेदा में जो भी चीज़ें लिखे गए वो एक वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, और वैदिक पीरियड टाइम का जो संस्कृत है आज की संस्कृत से बहुत ही डिफरेंट है। हालांकि स्कॉलरों ने, हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको पढ़ पाया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अशोका का जो अभिलेख है, उस टाइम का जो टाइम हम पीढ़ी की बात करेंगे, तो अशोका के अभिलेख को भी पढ़ लिया, कुछ अभिलेख को नहीं पढ़ पाया, बहुत सारे अभिलेख को पढ़ लिया। तो जो भी स्कॉलर, जो भी इस फील्ड में रहते हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ ही पाते हैं, बट बहुत सारा दिमाग उनको लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, तीसरा है ऋग्वेद संस्कृत में लिखा, लेकिन पुराने संस्कृत वाला, ठीक है, पुराने संस्कृत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बोला संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेज, ये बोला जो संस्कृत है और अलग भाषाएं हैं, ये इसके बारे में बोला। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं, ध्यान रखिएगा। ये बताया जो भी संस्कृत है और जो अदर लैंग्वेज है, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते भाषा हैं। कहीं ना कहीं ये जो संस्कृत एक फैमिली है किसका? इंडो यूरोपियन का, ये बताया गया। कुछ इंडियन लैंग्वेज जैसे कि आसामी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है। आप देखते होंगे ये सारे जो भाषाएं हैं ना, इनमें से कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो सब भाषाओं में एक मिलता जुलता है। आप माँ को ही देख लीजिए, यहाँ लिखा है, आप माँ को ही देख लीजिए। मात्र, हिंदी में मात्र मतलब क्या होता? संस्कृत में माता होता। मात्र मतलब माँ बोलते हिंदी में हम लोग, अब मदर्स बोलते इंग्लिश में, मैं दोनों में तीनों में मैं दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं सारे जो भाषाएं हैं। तो यही बताना चाह रहा है आपको। ये कह रहा है कि ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था वो तिब्बतियन बर्मन फैमिली से था। जब हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे डिटेल में ना, तो इसमें इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बट हमें हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। हालांकि समझना आप लोगों को एक चीज़ है, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बहुत महत्वपूर्ण है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो हमें साउथ इंडियन स्टेट की बात करते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटका एंड मलयालम केरला, ये चारों जो भाषाएं हैं ये द्रविडियन फैमिली। सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल एग्जाम में कहीं पूछ सकता है, ये द्रविडियन फैमिली की भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, द्रविडियन फैमिली की भाषाएं हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और झारखंड में कुछ ऐसे भाषाएं जो बोली जाती हैं, और सेंट्रल इंडिया में वो हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की भाषाएं हैं। क्या है? ऑस्ट्रो
एशियाटिक फैमिली की भाषाएं, ऑस्ट्रेलिया और एशियाटिक फैमिली को जो भाषाएं उसमें ये आता है, इंक्लूड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। झारखंड वाले और जो सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट हैं जैसे कि मध्य प्रदेश असम, ये सारे, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं था। कह रहा कि ये बुक है जो आज हम देखते हैं रिटन और प्रिंटेड, उस समय तो ऐसा नहीं था कि रिटन था, लोगों ने उसको याद किया, लोगों ने उसको सुना और फिर धीमा धीमा पढ़ा, उसके बाद लोगों ने क्या किया उसको कि बहुत दिनों बाद फिर वो जो चीज़ें हैं वो प्रिंट हुआ, मतलब कहने का लोगों ने लिखा, मतलब महर्षि वेद व्यास ने उसको लिखा, फिर बाद में हम लोगों ने उसको प्रिंट आउट किया। तो प्रिंट आउट हम लोग लगभग 200 साल पहले हम लोगों ने किया है, मतलब एटलीस्ट 1700 AD की बात करेंगे तो उसमें हमने ऋग्वेद का संकलन किया है, मतलब फिर से नए रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने पढ़ा है वही सेम चीज़ें हैं। हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द फास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल डिमेंड्स, कह रहा है कि अब देखिए हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेद, ऋग्वेद को हिस्टोरियन है जो इतिहासकार हैं वो कैसे पढ़ते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो वो पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा, उस समय की समाज है, उस समय की जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, उनको जानकारी उनको मिलेगा, ठीक है। कह रहा दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल एज, ठीक है। कह रहा है कि वो तो उस समय के जो भी मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि मान लें कि वैदिक पीरियड के समय जो भी मिद्र भांड मिले, पोटरीज मिले, ठीक, घड़ा वड़ा उसमें का जो भी मिला, कब्रगाह मिला, जो भी चीज़ें उसमें के मिला, मतलब कुल मिलाकर जो भी वस्तुएं मिले, पुराने वस्तुओं, अब उनको ऋग्वेद मिल गया, ऋग्वेद को पढ़ेंगे, उन वस्तुओं का चर्चा रहेगा तो रिलेट करेंगे और ऐसे करते करते इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। तो यही बता रहा है कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेदा को पढ़ के आपको जानकारी तो मिलेगा ही साथ साथ, लेकिन वो जो भी उसमें जो वस्तु मिले हैं उनको रिलेट करेंगे और उनसे जानकारी को इकट्ठा करेंगे। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, बस समझना आपको, ठीक है। कह रहा कुछ ऐसे हेम्स हैं ऋग्वेदा में जो डायलॉग के रूप में, कुछ ऐसे सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर में जिसमें डायलॉग है। डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच का बात है, डायलॉग मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच का बात, डाई लगा है तो दो लोगों के बीच का बात है। वो बातें दो देवताओं के बीच में हो सकती है, वो बातें देवता और मनुष्य के बीच में हो सकता है, वो दो बातें किसी के बीच में हो सकता है। मतलब इस तरह से पहले के समय लिखा, जो भी वेद व्यास ने लिखा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हैम ए डायलॉग बिटवीन विश्वामित्र एंड टू रिवर, विश्वामित्र, ध्यान रखिए, विश्वामित्र और दो रिवर्स के बीच में, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, ध्यान रखिएगा, व्यास और सतलज। देखिए अगर ध्यान रखिएगा, व्यास और सतलज दो नदियों से बातचीत किया है विश्वामित्र ने और उस चीज़ को लिखा है ऋग्वेद के अंदर। तो अब नदियाँ बात करती थी नहीं करती थी हमें तो नहीं पता, बट हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमें जानकारी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नदियों की पूजा होती थी, व्यास और सतलज जो, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो यही मुझे बताना है इसमें, चलिए ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए ये ऋग्वेदास का एक फटा हुआ पेज है, उसमें जो लिखा गया ना वो है, समझ लीजिए। मनुस्क्रिप्ट में तो क्या होता है, हाथ से रिटन, तो पेड़ के छाल पे या कुछ भी उसमें जो चीज़ें उस पर लिखा गया, तो ये महर्षि जो वेद व्यास थे उन्होंने लिखा है चीज़ को। ये संस्कृत में है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए क्योंकि पुरानी संस्कृत है, ओके। तो ये मिला है 150 साल पहले ये चीज़ मिला है, ठीक है। ये देखिए वर्च वार्क, ये वर्च खाल पे लिखा, मतलब छाल पे लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। कश्मीर से मिला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए जब ऋग्वेद पढ़ेंगे ना, वैदिक पीरियड पढ़ रहे अभी हम लोग, देखिए मैं बनाता हूँ एक चीज़, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैप हालांकि सही नहीं बन पा रहा है इसमें, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको समझ। देखिए हमने क्या पढ़ा, वैदिक पीरियड पढ़ा हमने, तो हमने पढ़ा था पहले हड़प्पा, तो हड़प्पा इस एरिया में था कि नहीं था, बताइए। हड़प्पा इस एरिया में था, तो ऐसा बोला भी जाता है कि जो हड़प्पन पीरियड में जो लोग थे उनको मार के भगा दिया आर्यंस लोग, जो वैदिक सभ्यता का स्थापना किया। तो धीमा धीमा फिर लोग इस तरह से पढ़ते गए और वैदिक पीरियड जब पढ़ेंगे ना तो इस एरिया में देखेंगे, गंगा यमुना के एरिया तक देखेंगे, ये वैदिक पीरियड का एरिया है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे महाजनपद तो और पटना तरफ पड़ जाएगा, तो यहाँ तक ही एरिया में फैला हुआ था वैदिक पीरियड। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए जो मैं बता। देखिए वो कहानी क्या है, वो डायलॉग क्या है विश्वामित्र और नदियों के बीच में, ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, विश्वामित्र बोलते हैं हे नदी कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्स, तुम पहाड़ों से आती हो दो तेज घोड़ों की तरह, स्विफ्ट हॉर्सेज, लाइक टू शाइनिंग काउ डेट लिक दियर कॉफ्स। दो नदियों के बारे में बोला करा कि दो
चमकती हुई गायें जो अपने बछड़ों को दूध पिलाती हैं। उस तरह से आप आ रहे हो पहाड़ की तरफ, पहाड़ पर से स्पीड तेज़ी से, और अपने बछड़ों को दूध पिलाते हुए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं तो ये बताना चाह रहा है कि नदी तो हमें पानी देती है, तो जैसे बछड़ा को गाय दूध पिलाती है, उसी तरह नदी भी हमें पानी दे रही है। तो इसके बाद बोले, हे नदी तुम घोड़ों की तरह तेज़ चल रहे हैं, आप घोड़ा की तरह तेज़ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस डायलॉग से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि उस समय घोड़ा भी रहा होगा, उस समय के समाज में घोड़ा रहा होगा, तब तो घोड़ा का बात है। उस समय समाज में गाय रही होगी तो गाय की बात की गई। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। यू मूव लाइक चैरियोट टू द सी, आप कैसे चलते हैं? रथ की तरह चलते हैं। जो समुद्र में जाके आप मिलिएगा तो रथ की चर्चा की गई है। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, इंद्र के शक्ति से आप चल रहे हैं। मतलब ये हो गया कि इंद्र को उसमें क्या माना जाता है? वेरियर गॉड्स, मतलब युद्ध प्रिय देवता। तो युद्ध को बोला कि युद्ध को शक्ति का देवता माना गया है कि आप युद्ध के शक्ति से चल रहे हैं, सॉरी इंद्र के शक्ति से चल रहे हैं आप। ध्यान रखिएगा। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ, आपके पास आप पानी से भरे हुए हैं और आपके पास आप हमेशा चाहते हैं कि यूनाइट रहे, मिलन, जैसे कि बहुत सारा पानी है, आप चाहते हैं कि हमेशा आप अलग नदियों से जाके मिल जाएं, समुद्र में जाके मिल जाएं, तो यूनाइट करने के आपके पास हमेशा विश रहता है। तो नदी क्या कहता है? वी हु आर फुल ऑफ वाटर, कहता है कि हम लोग फुल ऑफ वाटर हैं। मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड है मेड अप फॉर अस, हाँ हम लोग में पानी भरा हुआ है, हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं जो हमें भगवान ने हमें रास्ता बनाया है। ठीक, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, जैसे हम लोग एक बार जब हम लोग बहना स्टार्ट करते हैं, हम लोग कभी नहीं रुकते, जैसे नदी नहीं रुकती है। वाई डू यू प्रे टू अस, तुम हमारा प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ओ संत, ओ सेज। देखिए ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर, हे बहन, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम द डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स एंड द कार्ट, गायक, देखिए गायक की बात की गई, कहीं ना कहीं उस समय भी उस समय की जो वैदिक सोसाइटी है उसमें भी सिंगर रहे होंगे। तो बोला जो सिंगर है जो बहुत दूर से आ रहा है अपने रथ के साथ, अपने कार्ट के साथ, अपनी गाड़ी के साथ, उसमें जो भी कार्ट्स मतलब कहने मतलब बैलगाड़ी रहा होगा जो भी, तो रथ और कार्ट के साथ जो आ रहा है, ठीक है। लेट्स योर वाटर नॉट राइज एवर आवर एक्सल, आप अपने पानी को हमारे क्षमता के मतलब एक्सल तो क्या, हमारे जो भी, अब रथ पार करेंगे नदी में तो इतना पानी होना चाहिए कि मैं रथ पार हो जाए। अब ज़्यादा रहेगा पानी तो रथ पार नहीं हो पाएगा। तो बोला कि इतना से ज़्यादा मत बढ़ाइए पानी को कि हम लोग नहीं चल पाएँ। आप इस तरह से अपने पानी को रखिए कि हम लोग उसको सेफली क्रॉस कर पाएँ। तो एक कहने का मतलब एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप ऐसा मुझे कर दे, आप ऐसा कर दे। ध्यान रखिएगा। द रिवर वी विल लिसन, रिवर बोलता है वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो डैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और इसलिए तो आप लोग क्रॉसली सेफ कर पाते हैं, मतलब ठीक है सेफली क्रॉस कर पाते हैं, सॉरी। तो देखिए हिस्टोरियन है, इस चीज़ को पढ़ा होगा तो क्या ध्यान में आया होगा कि ये उस एरिया में बनाया गया है जहाँ पे नदियाँ बहती है, पहला बात, ओके। और जो सेज है, जो संत है, उस सोसाइटी में रहता होगा जहाँ पे हॉर्सेज एंड काउज हैं। ध्यान रखिए उस पर बहुत ज़्यादा उसको महत्व दे। अब इसने दो ही चीज़ों को क्यों महत्व दिया, घोड़े को और काऊ को क्यों महत्व दिया? क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में, ध्यान रखिए ऋग्वैदिक पीरियड में काऊ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ध्यान है क्या, काऊ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, समझ रहे बातों को। दैट इज़ वाई रिवर कंपेयर टू द हॉर्स एंड काउज, ये तो लिखा गया, ध्यान रखिएगा। कर के अदर रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरी, सिंधु नदी के और भी जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, उनका भी चर्चा किया गया है ऋग्वेद के अंदर। और गंगा यमुना का भी चर्चा है, सरस्वती का भी चर्चा है कुछ कुछ सूक्तों में। जैसे कि गंगा नदी और यमुना नदी का चर्चा एक बार है, एक बार गंगा और एक बार यमुना का चर्चा आपको देखने को मिलता है। ये सारे आपको चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा जब हम पढ़ेंगे 8, 9, 10 में, तो उसमें वैदिक को देखेंगे। या तो आप मैंने ऑलरेडी मैं आपको चैनल पे पढ़ा चुका हूँ वैदिक पीरियड को डिटेल से, और ऑप्शनल में भी मैं चीज़ों को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ वैदिक पीरियड को, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि वैदिक पीरियड को कैसे आप, लेकिन ये पहले NCERT को क्लियर करें तभी चीज़ें क्लियर हो पाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी मैं आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल रहा हूँ, हालाँकि बहुत ज़्यादा प्री लेवल तक मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। कैटल, हॉर्सेस एंड द चैरियट्स, ध्यान रखिएगा। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदास फॉर कैटल, बहुत सारे ऐसे प्रेयर्स हैं जो जानवरों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, एंड हॉर्सेस के लिए हैं।
हॉर्सेज वर यॉक टू द चैरियट्स, हॉर्सेज को रथ खींचने के लिए इस्तेमाल किया था, मतलब उसके लिए डेट वे यूज जो कि युद्ध में इस्तेमाल होता था। विच वेर फॉट टू कैप्चर कैटल, और वो युद्ध किस लिए होता था उस समय, लोग क्यों लड़ते थे, पशुओं के लिए। सबसे बड़ा बात कि वे लोग पशुओं के लिए, जानवरों के लिए युद्ध करते थे। समझ रहे बातों को। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध की चर्चा मिलती है हमें, 10 राज युद्ध की चर्चा मिलती है मेरी वेदा के अंदर। ओके, इस 10 राग युद्ध में क्या भाई ध्यान रखिएगा, ये आपका कहने का मतलब कि मंडल 8 7वें मंडल में, ठीक है, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं का युद्ध। एक तरफ राजा थे आर्य, एक तरफ राजा थे 10 अनार्य। एक आर्य राजा थे, एक 10 अनार्य राजा थे। आर्य उस समय के लोग कहलाए, ऋग्वेद के जो लोग रहे हैं वो कहलाए आर्य। आर्य में बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा कि आर्य क्या थे। आर्य एक जाति था, आर्य एक धर्म था, या आर्य एक केवल भाषा था, बोलने की मतलब कहने का था, लोगों का पुकारने का एक था। तो आर्य और 10 आर्य अनार्य राजाओं के बीच में युद्ध होता है और इसमें जीतता है आर्य राजा, ठीक है। एक ही अकेले था, उसका नाम तो शायद दस्यु था, ठीक है, दस्यु नाम था आई थिंक। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये जो युद्ध हुआ था ना गायों के लिए, जितने भी युद्ध हुए वैदिक पीरियड के समय वो गाय के लिए होता है, खास करके अर्ली वैदिक पीरियड। इफ वी टॉक अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड, हम लोग देखेंगे कि जितने भी युद्ध हुए सारे युद्ध कैटल्स के लिए हुए हैं, गायों के लिए युद्ध हुए हैं, क्योंकि गाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जिनके पास जितना गाय उतना अमीर, जिनके पास जितना गाय उतना पावरफुल। इसलिए उसमें के जो भी जन रहे वो जन गोपा कहलाए या गोपति कहलाए, ध्यान रखिएगा। Battles were also fought for lands which were important for their pasture. भूमि के लिए भी युद्ध लड़ा गया। बात हम करें कब, जब अर्ली वैदिक पीरियड के बाद वाला जो पीरियड आएगा वो हमारा लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक का, उसमें देखें कि युद्ध हुआ है भूमि के लिए। वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर, जो कि भूमि क्यों भूमि के लड़ेंगे, तो चारागाह के लिए। उसमें हमें कुछ रोपना है फसल, फिर ठीक है, इसी चीज़ के, जैसे कि उसमें जो फसल था महत्वपूर्ण वो वारले था, जौ। सबसे महत्वपूर्ण फसल है कौन, जौ, वारली, ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे भी युद्ध लड़े गए पानी के लिए, नदियों के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए। कुल मिला के उसमें बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। आप इन सारे युद्धों को, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है जानवरों के लिए युद्ध लड़े गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ द वेल्थ डेट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय इट। अब देखिए युद्ध लड़े तो युद्ध में कुछ ना कुछ हमें हासिल होगा ना, हम एक चीज़ को जीत लेंगे, तो हो सकता है वहाँ से हमें पशु मिले, बहुत सारा गाय मिल जाए, या हो सकता है वहाँ से बहुत सारा धन मिले, तो उन धनों को बांटा जाता। तो जो युद्ध का सबसे लीडर हुआ, नेता हुआ, उसमें जो भी रहे, राजा रहे होंगे, या हो सकता है जनपति थे या जंस गोपा थे, कबीले का प्रमुख थे, क्योंकि वैदिक पीरियड एक ग्रामीण सभ्यता और वहाँ पे कबीला में लोग रहते थे। मैं आपको बताऊंगा अभी कबीला में कैसे लोग रहते थे, ध्यान रखिएगा। ऐसे थे, इस तरह से कबीला है, बहुत सारे इसमें लोग रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं। इस कबीला का हेड था जो भी था उसमें, तो जो लड़ेगा मेन हेड है, अब वही जीतेगा, उसी को मिलेगा ना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा रखता था अपने पास और कुछ देता था, पुजारियों को देता था, ठीक है, और कुछ जो बच गया जो लोगों के बीच में बांट दिया। आज भी देखते हैं फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि जितने भी रेवेन्यूज टैक्सेस कलेक्टेड होते हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता है। तो उसमें भी यही चीज़ें थी, युद्ध में जीतेंगे, उसमें तो टैक्स कोई दे नहीं रहा, उसमें टैक्स तो आ नहीं रहा, तो युद्ध में जीतेंगे, जो मिलेगा हम लोगों के बीच में बांटेंगे, अपने रखेंगे, सब चीज़ें रखेंगे। तो आज स्टेट ज़्यादा रखता है। आज 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया, सेकंड रिपोर्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमेटी, डेट इज 2021 to 2026, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या कि 41% शेयर रखेगा, देगा स्टेट को, और 59% रखेगा खुद यूनियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम वेल्थ वेयर वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द यज्ञ। उस समय यज्ञ होते थे, यज्ञ और या आहुति, सेक्रीफाई मतलब क्या हो, आहुति या बलि, उसमें ये बहुत धड़ल्ले रूप से होता था, ठीक है, वैदिक पीरियड तो होता ही होगा। तो यज्ञ और जो होता था उसमें ये सारी चीज़ें खर्चा होता था। कुछ यज्ञ में यज्ञ करवा दिया, उसमें बहुत सारे यज्ञ होते थे, तो यज्ञ में करवा दिया, पैसा खर्चा, ये सारे काम होते थे। जो यज्ञ होते थे देवी देवताओं के लिए होते थे, और लोग के लिए तो होगा नहीं। अब उसमें घी ऑफ ग्रेन्स एंड सम केसेज एनिमल, उसमें किसकी आहुति पड़ती थी, किसका बलिदान पड़ता था। ऑफरिंग मतलब क्या होता है, बलिदान।
उसमें कभी कभी जानवरों को बलि चढ़ा दिया, उसमें अनाज का बलि चढ़ता था, मतलब जो भी अनाज उसमें दान मतलब आहुति पड़ता था, घी तो होगा ही, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा। तो यज्ञ की जानकारी हमें मिलती है वैदिक पीरियड के समय। हड़प्पा पीरियड में हमें कभी भी वैदिक की जानकारी नहीं मिला, बिकॉज हड़प्पा का लिपि नहीं पढ़ पाया। हालांकि वैदिक पीरियड में कोई नहीं लिखा गया, बट जो भी चीज़ लिखा गया हमें कहीं ना कहीं जानकारी तो मिल रहा है, हम उसको पढ़ पाए ना। ओके, मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दिस वॉज दे वर नो रेगुलर आर्मी। बहुत सारे हमेशा ज़्यादातर लोग ही भाग लेते थे, मतलब सॉरी लोग नहीं, मतलब पुरुष ही भाग लेते थे, ना कि महिलाएं। ज़्यादातर युद्ध में ये ऐसा लिखा गया है। तो युद्ध में शायद आई थिंक महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था एट अ टाइम ऑफ वैदिक पीरियड, ध्यान रखिएगा। ओके, देयर वर नो रेगुलर आर्मी, उनका रेगुलर आर्मी नहीं था। अब देखो लोग कबीला में रह रहे हैं, एक 50-60-100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, जो भी हो उसमें जितने लोग रहे होंगे, एक लोग का कबीला है, उनका अपना एक परिवार है, उनका अपना एक पशु रखे हैं, कैटल्स रखे हैं, गाय वाय रखे हैं, सब कुछ कर रहे हैं काम। तो उनका एक हेड बना दिया, एक हेड चुन लिया कि आप इस कबीला का रक्षा करना आपका ही मेन कर्तव्य है, आप राजा नहीं। एक राजा वाजा नहीं रहता था, एक हेड चुना जाता था। अब उतना बड़ा तो कोई महल है नहीं, उतना बड़ा कोई चीज़ें हैं नहीं कि एक एकदम अस्थायी राजा है, तो रहेगा तब तो रखेगा ना वो अपने साथ आर्मी। तो रेगुलर आर्मी नहीं था, जब भी युद्ध होना है तो कबीला से महत्वपूर्ण हट्टे कट्टे लोगों को उठा लेंगे, चलो युद्ध में लड़ते हैं, जीतेंगे फिर आ जाएंगे, ऐसा था। मतलब नो रेगुलर आर्मी एट द टाइम ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में हम बात करेंगे तो एक नियमित रूप से सैनिक की व्यवस्था नहीं थी, ये आपको समझना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये सब लिखा गया कि हाँ एक चीज़ था असेंबली, उसमें सभा था जो महत्वपूर्ण था। हमें वैदिक पीरियड में दो चीज़ दिखाई पड़ता, सभा और समिति। ये सभा समिति दो ऐसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संस्था था कि ये काम करते थे लीडर को चुनने का। अब कबीले का हेड कौन बनेगा तो इसको चुनना है कि चुनेगा कौन, सभा समिति। सभा समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। एक सभा मतलब कहने कि एक लोगों का ग्रुप था, वो अच्छे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते थे, मैटर को सुलझाते थे, तो वही चुनते थे कौन हमारा बनने वाला है अगला कबीले का हेड, या उस समय जो भी राजा कहलाएं, जो भी चीज़ें, जंसगोपा कौन कहलाएंगे, जंसपति कौन कहलाएंगे, ये था। महिलाओं को भी अधिकार था। सभा और समिति वर द हेड एट दैट टाइम, मतलब उन्हीं के मामले में सब कुछ होगा। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के बाद जो पीरियड आता है लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि सभा समिति को भगा दिया। सभा समिति का कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई बात ही नहीं सुन रहा है। लोग, राजा अब हेरिडिटी बन चुका है। पहले कैसे बन रहा था, किसी को भी चुनते थे, लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में देख रहे हैं धीमा कि अगर अभी आप मतलब कहने का मतलब एक आदमी अगर उस कबीले का हेड है, उसका बेटा भी कबीले का हेड बन जाएगा। इस तरह से कंडीशन आ गए धीमा, जो कि बहुत सारा आपने देखा होगा, मोनार्की सिस्टम आया धीमा। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलता है मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, ठीक है। ये बहुत बोला गया कि लीडर को चुनते थे, और वो लीडर होते थे बहुत ही ब्रेव और स्किलफुल होते थे। जो अच्छा कौन चुनेगा ना, ऐसे तो जिसको मन उसको नहीं चुन लेगा। ये सारे बात इनमें बताया गया, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे वर्ड टू। तो देयर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। अब उसमें लोगों को कैसे डिस्क्राइब करें, उसमें लोगों को क्या बोलेंगे हम, तो उसमें लोगों को डिस्क्राइब करने का बहुत सारे तरीके हैं, सेवरल वेज हैं। इन टर्म ऑफ वर्क दे डू, वो जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब किया गया। वो जिस तरह के काम करें उनको उस तरह का काम, उसका नाम हो गया। जैसे कि आज जो ज्वेलर्स बनाता है उसको क्या बोल दिया गया, मतलब कहने का मतलब सुनार बोल दिया गया। जो लोग लकड़ी का काम करते बढ़ई बोल दिया गया। तो एट दैट टाइम, उस समय की अगर बात करेंगे तो उनके काम के अकॉर्डिंग उनका नाम हो गया। द लैंग्वेज दे स्पीक, इस पर भी बोल सकते हैं कि जो भाषा, जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों को आप कर सकते हैं। द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको कहने का मतलब, क्या आप कहने का मतलब उनको बोल सकते हैं। देयर फैमिली, जिस तरीके से उनका फैमिली बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग उनका नामकरण कर सकते हैं। देयर कम्युनिटी एंड द कल्चरल प्रैक्टिस, अब वो जिस तरह के समुदाय में रह रहे हैं, वो जिस तरह के प्रथाओं को वो कहने का मतलब है कि फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उन लोगों को हम लोग कहने का मतलब ये है कि उनका नामकरण हम कर सकते हैं, उन लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो लोग ये थे, वो लोग ये थे। समझ रहे बातों को, तो ये चीज़ें। अब आगे पढ़िए। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द
पीपल इन द ऋग्वेदाज। अब ऋग्वेद के अंदर में कुछ ऐसे, अभी देखिए ऋग्वेद की बात करें, केवल ऋग्वेद की बात करें, और ऋग्वेद के अंदर में कुछ ऐसे चीज़ें लिखी गई है कि लोगों को डिस्क्राइब किया गया। जैसे क्या चीज़ें हैं भाई, तो उसमें दो ग्रुप का डिवाइड किया गया। एक द प्रिस्ट एंड समटाइम द ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एंड द राजाज। अभी मैंने क्या बताया, देखिए ऋग्वेद में एक 10वां जो मंडल है उसमें पुरुष सूक्त की चर्चा, लेटर बाद में बहुत चर्चा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। उसमें ब्राह्मण, द ब्राह्मण्स एंड एक जो एक हमारा हो गया कि क्षत्रिय, ठीक है, ध्यान रखिए क्षत्रिय कहलाएं। देखिए लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज़ तो हो गई। अब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही मतलब पुरुष सूक्त चतुर्वर्ण समाज की बात की गई है। वैदिक पीरियड के टाइम में ऋग्वेदा में चतुर्वर्ण समाज की बात किया गया। ध्यान रखिएगा 4 वर्ण था समाज का, वर्ण की बात किया गया। अभी वर्ण की बात किया गया, ये बहुत बात हुआ, हालांकि ये बहुत बात हुआ, लेकिन अभी हमको चीज़ों को समझना है। ध्यान रखिएगा द राजा, अब देखिए ये तो ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं आपको। दिस राजास वे आर नॉट लाइक द वंस यू विल लर्निंग अबाउट द लेटर। ये जो राजा हुए वो आज नहीं, देखिए हम पढ़ेंगे ज़्यादातर ये तो मतलब एक मंडल में चर्चा है, ठीक है, एक मंडल में चर्चा, वो पूरे क्लियर रूप से नहीं है, लेकिन जो मेनली रूप से चर्चा है अर्ली वैदिक पीरियड में वो है राजा और ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण का काम क्या था, पूजा करवाना, यज्ञ करवाना, और राजा जो आज देख रहे हैं, जो राजा जो आज किंग हैं, जो मतलब आज नहीं मतलब कहने का, जो आपने देखा जितने भी राजाओं के बारे में, एक राजा का अपना पैलेस, उसका महल था, उनके सैनिक थे, उनका दरबार था, सब कुछ, कैपिटल था, सब कुछ था। लेकिन ये वो राजा नहीं हुए, ये वो थे कि जिनके पास कैपिटल नहीं था, जिनके पास अपना शहर नहीं था, पैलेस था नहीं था, आर्मी नहीं था, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। मतलब कुल मिला के बस उनका रक्षा करना कबीले का, मैंने जस्ट बताया, उनका कबीले का रक्षा करना ही मुख्य काम था, और वो केवल एक कबीले का प्रमुख कहलाता था। उसको राजा का नाम है चर्चा, बात अलग है, ध्यान रखिएगा। कब कह रहा है कि जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज ए राजा। कह रहा है कि ऐसा नहीं कि जो राजा है ये मर जाएगा तो उसके बाद उसका बेटा ही बनेगा राजा, ऐसा कंडीशन नहीं था। तो मोनार्की वाला काम यहाँ पर नहीं हो रहा। मैंने बताया कि चुनता था सभा एंड समिति, ये दो संस्थाएं हैं। सभा एंड समिति द टू ऑर्गेनाइजेशन डेट अपॉइंट, या कह सकते हैं कि डेट इलेक्ट कौन बनेगा राजा उस समय के टाइम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 words were often used to describe the peoples, the community as a whole। 2 शब्द हमेशा इस्तेमाल हुआ ऋग्वेद के अंदर में, उस समय के समुदाय, उस समय के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। कैसे भाई, 2 शब्द क्या है भाई, मैंने बता दिया, आर्य और अनार्य। क्या भाई, आर्य और अनार्य। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, वन वाज जना विच वी स्टिल यूज इन द हिंदी लैंग्वेज एंड अदर वाज विसा डेट वर वेस्ट कम। देखिए ये कम्युनिटी की बात कर रहा है, ये लोगों की बात कर रहा है, साथ ही साथ कमेटी की बात कर रहा है। अब देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, एक संरचना पूरा बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, पूरा एक यूनिट बताऊंगा। कैसे बताऊंगा कि वैदिक पीरियड अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़े रहे, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा अलग कलर ले लूँ तो मज़ा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे जैसे 2-3 आदमी होंगे तो ये कहलाएं परिवार। क्या कहलाएं, परिवार या कुल। सबसे छोटी इकाई, उसमें सबसे छोटी अगर इकाई की बात कर रहे हैं, राजनीतिक इकाई की बात करें तो परिवार होता है। क्या होता है, परिवार। इसके हेड कहलाते थे कुलप। क्या, कुलप, हिंदी में भी कुलप ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, इन 3 परिवार को जो मिला के जो बना, 3-4 परिवार जो भी, ये मिला के बनता था ग्राम। 3-4 नहीं, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे परिवार मिला के ये कहलाएं ग्राम, ठीक है। इसके हेड कहलाएं ग्रामीणी। क्या कहलाएं, ग्रामीणी। अब ये भाई देखो, मैं स्क्वायर बना रहा हूँ तो इसका बात समझिए, ग्राम है ये, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं बना रहा हूँ ये सही नहीं बना, पर आप चीज़ों को समझना आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अभी बहुत सारे ग्राम को मिला के जो बनेगा वो कहलाएगा 20, और इसके हेड कहलाते थे विस्पति। क्या कहते हैं, विस्पति। विस जो आज आप देख सकते हैं प्रखंड हो गया या पंचायत बोल सकते हैं आप,
और ग्राम तो होगा ही। अब इस 20 को ही मिला के, अभी मैं बताता हूँ बहुत सारे, मोर देन 1 20, मोर देन 1 और 2 20, मैं इतना लिखता हूँ। 1 2 या 2 से ज़्यादा 20 को मिला के बनता था जन। इसकी हेड कहलाते थे जनपति, जनसगोपा। ये किताब में तो नहीं लिखा, मैं आपको लिख बताता हूँ। जनसगोपा, गोपति, ये इतना, ये सब हेड मैंने बता दिया। इनका हेड क्या है, ये क्या है, ये इकाई है। सबसे बड़ी इकाई कौन था, जन। तो ये सब शब्द इस्तेमाल हुआ है। जन शब्द का एटलीस्ट 275 इतना बार इस्तेमाल हुआ ऋग्वेद के अंदर, समझ रहे हैं बातों को। जन 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 हर जगह। तो कहीं ना कि एक पूरे सिंधु घाटी, सॉरी ये वैदिक पीरियड का पूरा एक कबीला की बात कर दे रहा है ना जन भाई, पूरा कबीला की बात कर दे रहा है, पूरे साम्राज्य की जो भी उसमें रहा उसकी बात कर दे रहा कि जन का है कि हेड है, जो मेन रूप से सबसे कोई भी समाज या कोई भी सोसाइटीज़ हो तो उनमें एक जो मेन मुखिया होता है उसी को सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलता है। तो कुल मिला के जन का इसलिए ज़्यादा उल्लेख है क्योंकि उसमें मेन सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई हो या राजनीतिक इकाई हो तो जन ही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही इसमें लिखा गया है, समझ लीजिए बात को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस और ये चैप्टर 5 में हम इसके बारे में डिस्कस चर्चा करेंगे। ये लिखा गया, देखिए चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड को, उत्तर वैदिक काल को मैं बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी तो मैं बहुत सारा चीज़ में बता दिया। ठीक है, देखिए अब इसको जनपति क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जन का हेड। जनसगोपा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसमें काम क्या था भाई, गाय की रक्षा करना, अपनी कबीला का रक्षा करना। तो ये गोपति भी कहलाया, गोपति भी कहलाया, गायों का राजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह 20 और जना का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है, समझ लीजिए। उसमें कुछ ऐसे जन थे जैसे कि अब एक ही तो राज्य तो होगा ना, जैसे कि आज 28 राज्य है इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे जन होंगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वैदिक पीरियड बहुत वैदिक जो का मतलब कहने का सभ्यता था छोटा एक ही जगह था। तो उसमें कुछ जन आपको दिखाई पड़ता है, पुरुजन और यदुजन। पुरुजन और यदुजन का आपको चर्चा मिलता है ऋग्वेद के अंदर। तो कुछ ऐसे जन थे, बहुत सारे अलग अलग जन थे, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Some of the people who compose hymns describe themselves as the आर्याज। अब जिन्होंने सूक्तों की रचना की वो कहलाए भैया आर्या। क्या कहलाए, आर्या। वो अपने आप को आर्या बोले। देखिए जितने भी आप ऋग्वेदास देख रहे हैं, ऋग्वेद देख रहे हैं, उसको तो वेद व्यास ने संकलन किया ना, वेद व्यास ने बहुत बड़ी चीज़ों को लिखा। लेकिन ये जो बात बोलते थे पहले ऋग्वेद के अंदर जो चीज़ें हैं, वो जो सूक्ता बोलते थे वो अपने आप को आर्य बोले। क्या बोले, आर्य। देखिए सबसे बड़ा बात, आर्य जो है ना, ये आर्य, इसको समझिए अच्छे से, नहीं समझेगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। आर्यन या आर्यन, ये जो आर्य है ना, ये कोई मैं लिखना रेस मतलब क्या, जाति, कास्ट या रिलीजन नहीं था। मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, मतलब कि न जाति न कास्ट न रिलीजन। ये आर्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ था, ये आर्य एक भाषा सूचक शब्द था, लोगों को बुलाने का एक शब्द था, भाषा सूचक वर्ड। जैसे मैं आपको बोल दूँ तेज हो आप या श्रेष्ठ हो, तो कोई जाति थोड़ी ना हो गया श्रेष्ठ, कोई जाति हो गया श्रेष्ठ, एक लोगों को बुलाने का तरीका है, ये श्रेष्ठ है, ये है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। अब हम किसी को बोल दिए कि कवि है, तो कवि कोई जाति हो गया, एक भाषा सूचक शब्द था आर्य। आर्य वो लोग कहलाए उस समय जो लोग श्रेष्ठ थे, जो समाज में उस समय के समाज में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ थे। वो गोरे भी, ये भी कलर के अकॉर्डिंग वो गोरे थे। क्या थे, वो गोरे थे, उनका कलर गोरा था, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे या श्रेष्ठ होंगे। इट में भी वो जेंटल पर्सन थे, कुछ भी, तो अपने आप को आर्य बोले। अब इसके अलावा जो लोग काले हैं, श्याम रंग में हो, में तो थोड़े सावले हो गए, काले हो गए, वो लोग, उनको क्या बोल देगा कि ये अनार्य है। अनार्य मतलब क्या बोला गया, अनार्य है, नन आर्यंस, ये कहला। इनके बीच में युद्ध भी हुआ था, मैंने बताया कि दशरथ युग इसके बीच में हुआ था, एक राजा था आर्य। तो इसके बाद में ये बात बोला जा रहा है कि अब तो आपको अगर आप आज से पूछ दे कि आर्य क्या था, तो आर्य कोई भी जाति नहीं था, आर्य एक भाषा सूचक शब्द था। ओके, ध्यान रखिएगा। ये बोला गया कि दसाज और दस्यु दे वेयर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड द प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब नन आर्य किसको बोला, नन आर्य उनको बोला गया जो यज्ञ नहीं करते थे
वो उसके उस तरह के भाषा नहीं बोलते थे, गोरे नहीं थे, वो नन आर्यन कहलाए उस समय के टाइम में। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, ये ध्यान रखिएगा। यही बोला गया कि आर्य के उल्टा क्या कहलाएं, दसाज या दस्यु कहलाएं। क्या कहलाएं, दस्यु कहलाएं, इसमें ऐसा लिखा गया, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेटर बाद में द टर्म दशा एंड द फेमिनिन दासी कम टू मीन स्लेव। देखिए, यही दास आगे जाके बन गया दास और दासिनी। स्लेव मतलब गुलाम, आया दास प्रथा, तो यही स्लेव कहलाए बाद में। और इसको जो भी खरीद के लाए, मतलब उस जो गुलाम, मतलब कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि उस समय का समाज जो है वो दास प्रथा उसमें था। और जो भी दास थे दे वे ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स। अब जो ऑनर्स हैं वो उसको अपने प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे, और वो जो भी चाहते थे वो काम करवाते थे। ये बोला गया स्लेव्स के बारे में, गुलाम के बारे में। ध्यान रखिएगा, वो महिलाएं भी होती थी और मेन्स भी होते थे, दास और दासिनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere। कह रहा है कि भाई देखो, ऋग वेदा की अगर बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट को कह रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मैप आप बना लीजिए, है क्या। अच्छा, मैं अपनी मैं स्पीड बना रहा हूँ, ध्यान रखिए। ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, पंजाब वाला, हरियाणा वाला पार्ट। तो और इधर तो सिंध वाला पार्ट, इधर तो ऋग्वेदा कंपोज हुआ, ऋग्वेद का चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी साइड एरियाज थे उधर भी कहीं ना कहीं उसमें, आप देखो केवल उधर ही तो लोग नहीं रहेंगे, लोग और भी जगह रह रहे थे, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में बोला गया कि साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। ये होता है माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे, जब मैंने स्टोन एज पढ़ा था, तो स्टोन एज में एक टाइम आता है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण का। तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुए माइक्रोलिथ, बहुत छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल हुए, लगभग 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, इस तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए थे कोई भी शिकार करने के लिए, ठीक है। तो ये और कुछ मेघालिथ हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर। तो आखिर ये बड़े बड़े पत्थर जो आपको मिले हैं साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिणी भारत की तरफ, उसके बारे में बताया जा रहा है। दिस स्टोन बोल्डर्स आल नोन एज मेघालिथ। ये बात हटाइए, बिग स्टोन यही लिखा गया जो मैंने बता दिया, आपको समझना है। हाँ, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगिन अबाउट 3000। अब क्या होना कि बड़े बड़े पत्थर को खड़ा कर करके सजाया गया, डेकोरेट किया गया, मतलब कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसका इस्तेमाल लगभग 3000 साल पहले ये चीज़ होना स्टार्ट हुआ। भाई क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका कुछ काम होगा ना, ऐसा तो नहीं, कुछ काम होगा। और ये सारे दक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, कुछ कश्मीर में भी। ये जो आप मैप इंडिया का बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो मैप इंडिया का बनाते हैं, अच्छा मैप नहीं, बहुत ख़राब मैप है, लेकिन ये दक्कन वाला क्षेत्र है, साउथ इंडिया वाला क्षेत्र है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, और कुछ कश्मीर, इधर पूरा आपको दिखाई पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई पड़े, बड़े बड़े पत्थर सजा के रखा गया है, और कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा ना भाई, समझना आपको। सब इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन द मैप 2। देखिए मैप देख लीजिए, देखिए मैप, ये मैप 2 है ना, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये मैप 2 नहीं है, जो आपने चैप्टर 1 में देखा था उसमें मैंने बताया था वो कुछ ऐसे ऐसे साइट्स थे, जैसा कि ब्रह्मगिरी था, कुछ ऐसे कश्मीर में बुर्ज होम था, तो कुछ ऐसे साइट्स थे वो जहाँ पे मेगालिथ आपको देखने को मिलते हैं, स्टोन वाला चीज़ आपको देखने को मिलता। तो जब ये स्टोन की बात करें तो स्टोन एज में चल जाएंगे, स्टोन एज वाला पीरियड में चल जाएंगे। तो यही बोला कि ये देखिए कितना डिजाइन से देख रहे हैं, लग रहा है कि इसमें कुछ आदमियों को दफनाएंगे या कुछ भी चीज़ें हो सकता है ये भी। तो इसे आखिरकार इससे यही बोला गया कि क्या बुरियल्स हैं। बुरियल्स क्यों बोला गया कि यहाँ पे लोगों को दफनाया गया, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे स्ट्रक्चर में हमें स्केलेटन दिखाई पड़ता है, लोगों का कंकाल दिखाई पड़ता है, समझ रहे बातों को। तो ये क्या कहला गए, ये हैं स्केलेटन, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि while some megalith can be seen on the surface and other megalith burials are often underground। पर कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर को देखा गया, कुछ बड़े बड़े पत्थर आपको सरफेस में देखा गया, ज़मीन पे सरियाए हुए हैं, कुछ ऊंचा करके सरियाए हुए हैं, कुछ ज़मीन के अंदर आपको मिले गड़े हुए। तो कुल सबका कुछ ना कुछ काम था। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ अ स्टोन बोल्डर और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने देखा कि सर्कल है भाई, देखिए सर्कल जब से बना, देखिए सर्कल से बना, तो उनको इस तरह से लगा कि ये कहीं ना कहीं
बुरियल्स थे विनीत, मतलब जमीन के अंदर लोगों को दफनाया, कब्रगाह क्या बोला गया, बैरल, सॉरी बुरियल्स मतलब क्या हो गया ये कि ये कब्रगाह है, क्या है कब्रगाह, बुरियल्स ये है क्या है कब्रगाह, कब्रगाह। देवर सेवरल थिंग दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ, वी हैव लिस्ट है, ये बताएगा, हटा ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल द बुरियल्स हैव सम कॉमन फीचर, बहुत सारे जितने भी आपको गर्तावास या जितने भी आपको कब्रगाह, जितने भी आपको चीज़ें देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला भाई, वो समझना। द डेड वेयर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड द रेड्स वेयर। जितने भी इसके अंदर में स्केलेटन्स, जितने भी इसके अंदर में लोगों को दफनाया गया था, उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें मिली। क्या मिला भाई, पोर्ट्स, मित्र भांड, मतलब घड़ा बोल सकते हैं। मित्र भांड मैंने बताया था क्या होता है, मित्र भांड क्या होता है कि उसमें लोगों ने अन्न को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, कुछ चीज़ों को रखने के लिए, पानी रखने के लिए उन्होंने निर्माण किया किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखें बहुत तरह से उन्होंने पोट्री का निर्माण किया मित्र भांड का, ठीक है, मित्र भांड ही नहीं बोलते हैं। तो वो रेड बेयर और ब्लैक, मतलब कहने का मतलब कि काले और लाल मित्र भांड, ठीक है। तो काले और लाल मित्र भांड आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे कब्रगाह हैं, बहुत सारे ऐसे कब्र हैं उस समय जो पाया गया, उसमें इस तरह से मिलता है पोर्स। अब समझिए कि भाई इस तरह से क्यों है, क्यों उसमें पोर्ट दिया गया है। अब कुछ ऐसे भी जगह है ना कि जिसमें कुछ टूल्स मिले हैं, वीपन्स मिले हैं, लोहे के, आयरन्स के, कुछ तलवार वलवार ये सब साथ है, मतलब कुछ स्केल्टन ऑफ हॉर्सेज, घोड़े के उसमें अस्थि पंजर मिले हैं, कुछ हॉर्सेज के क्यूपिट्स मिले हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले स्टोन। मतलब कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि बहुत सारे जब कब्रगाह को खोदा गया तो उसमें बहुत सारा चीज़ देखने को मिला। क्या भाई कि आदमी के साथ में आपको यहाँ पे घड़ा मिल रहा है, आदमी के साथ में आपको लोहा का औजार मिल रहा है, आदमी के साथ में आपको आभूषण मिल रहे हैं, आदमी के साथ में आपको जानवरों के हड्डियाँ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई मान्यता रहा होगा, कोई प्रैक्टिस रहा होगा। क्यों, क्या प्रैक्टिस रहा होगा, आप सोचिए। तो ये प्रैक्टिस रहा होगा कि आज ये जो डेथ इनका हो गया, मृत्यु हो गया, तो हम इनको साथ में कुछ अन्न डाल देते हैं, अन्न घड़ा रखते, घड़ा वो अगले जन्म में हो सकता है ये अगले जन्म की कुछ बातें होगी कि अगला जन्म इनका होगा तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। साथ में कुछ जानवरों को रख दिया कि जानवरों को उनको हेल्प करेगा अगले जन्म में, कुछ आभूषणों को दे दिया, कुछ ना कुछ प्रथा रहा होगा उस टाइम का। तो ये सारे चीज़ आपको दिखाई पड़ता है। ओके, देखिए ये लोहा का, देखिए लोहा का खोज कब हो चुका था, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में लोहा का खोज हो चुका है, ध्यान रखिए लोहा खोज हो चुका है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोहा खोज नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेज, कह रहा है कि सोशल डिफरेंसेज के बारे में आप बताइए, उस समय के सामाजिक भिन्नताएँ क्या थे भाई। तो बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मतलब पुरातत्वविद हैं, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंस देखा। क्या देखा भाई कि जो जितने भी कंकाल मिले हैं उन अधिकतर कंकाल क्या डेड पर्सन के साथ हो, किसी न किसी मृत व्यक्ति का होगा। जो कंकाल होगा तो मृत व्यक्ति का ही होगा ना। ओके, तो कुछ में बहुत ज़्यादा वस्तु मिले, एक कब्रगाह में बहुत सारे वस्तु मिले। ओके, अब कुछ ऐसे कब्रगाह हैं जिसमें बहुत कम वस्तु मिले। अब देखिए एक ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। मैंने आपको मैप में दिखाया था, उसमें शायद आई थिंक चैप्टर नंबर 1 और 2 में। ओके, तो कह रहा है ना कि उसमें एक स्केल्टन मिला है, उसके साथ 33 गोल्ड बीड्स, कितने 33 सोने के माला। बीड्स क्या हुआ कि देखिए इस तरह के आभूषण बनाए थे जिसमें छेद होता था। क्या होता था, छेद, होल। अब ये ऐसे कैसे करके गूंथते थे और ये धीमा धीमा ऐसे करके माला बन जाते थे। तो ये 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, मोती मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले, 2 पत्थर के मोती मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल, 4 कॉपर्स के चूड़ियाँ मिले हैं, एंड 1 कॉन्च सेल, और एक कॉन्च सेल मिला है। ये सारे एक कब्रगाह के अंदर मिला है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि लोगों का स्टेटस के अकॉर्डिंग ये अमीर आदमी होगा, बहुत ही समाज में उसका कुछ ना कुछ इज्जत होगा, मतलब एक स्टेटस अच्छा खासा होगा, तब तो इसके साथ इतना चीज़ दफनाया गया, कर सकते हैं ना। तो लोगों का एक डिफरेंस पता चलता है, सोशल डिफरेंस पता चलता है, और अकॉर्डिंग टू देयर बुरियल्स, उनका कब्रगाह में क्या चीज़ें पाए गए। अब जो गरीब आदमी होगा
उसके साथ में क्या एक घड़ा दफनाया गया, तो 2 घड़ा दफनाया गया, यही हो सकता है ना, और ज़्यादा चीज़ नहीं होगा। इस सारे बताया गया, इस सारी चीज़ को बताया गया। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ मुख थे, कुछ उनके फॉलोवर्स थे, ये सारे लिखा गया है। ओके, करेक्ट। अदर स्केल्टन, कुछ ऐसे कब्रगाह मिले हैं, कुछ ऐसे कंकाल मिले जिसके साथ केवल एक घड़ा, तो गरीब भी हो सकते हैं। वर सम ब्यूरियल्स स्पोर्ट मीन ऑफ सर्टन फैमिली, क्या कुछ ऐसे कब्रगाह हैं जो बताते हैं कि एक निश्चित, एक सर्टन, एक डिफिनिट फैमिली के हैं, एक निश्चित फैमिली के हैं, एक परिवार के हैं। अब देखिए 4-5 तरह के कब्रगाह मिलेंगे या कब्रगाह में बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, तो उससे हम बता सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक परिवार का रहा होगा। क्या भाई, चलो इसके बारे में समझते हैं। समटाइम मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केल्टन, कुछ ऐसे कब्रगाह मिले हैं उसमें एक से ज़्यादा स्केल्टन आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ होगा, कपल होंगे। तो ये युग्मित समाधान, युग्मित समाधान, बुरियल्स का मतलब कहीं कि समाधान भी लिखा रहता है, समाधान, ठीक है। तो कहीं कि युग्मित समाधान देखने को मिलता है, एक के साथ 2-2 लोग दफनाए गए, 3-3 लोग दफनाए गए, तो कहीं ना कहीं फैमिली वाले एक साथ में दफनाए होते हैं। हो सकता है पहले हस्बैंड मर गया, फिर उसके बाद वाइफ कुछ दिन बाद मरी, तो उसमें ऐसा गड्ढा छोड़ दिया जाता होगा, फिर बाद में वहीं पे दफना दिया जाता होगा, ऐसा उनका मान्यता होगा कि साथ में ये दफनाया जाएगा, तो उसके साथ में इनको कुछ ऐसा हो, ऐसा मान्यता रहा होगा, ठीक है। आप देख रहे लेटर, बाद में देख लीजिए सती प्रथा कितने दिन तक रहा था। सती प्रथा का मतलब क्या था, वही था ना। तो सती का बात बताया, सती प्रथा का भी बात आपको बताया जा रहा है एट द टाइम ऑफ द वैदिक पीरियड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हो सकता है सेम फैमिली के लोग थे तभी साथ में दफनाएंगे, बर्विड इन द सेम प्लेसेस, एक ही प्लेस में दफनाएंगे, एक ही टाइम में। हो सकता है कि अलग अलग टाइम में दफनाया गया, हो सकता है सेम टाइम में भी दफनाया गया, एक ही बार दफनाया गया, हो सकता है बाद में दफनाया गया, मैंने अभी जस्ट बताया। ओके, द बॉडी ऑफ दोज हु डाइड लेटर, ये सब से वही चीज़ें हैं कि बाद में दफना दिया गया। ओके, ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कहा गया ना कि स्टोन सर्कल ऑफ द बॉल। अब क्या कि ये जो कब्रगाह है इसके चारों तरफ पत्थर क्यों सराया गया, पत्थर क्यों रखा गया, ऊपर पत्थर, एक चार पर पत्थर क्यों रखा गया, क्योंकि अभी हम दफना के जा रहे हैं, हम 20-25 साल बाद इनकी पत्नी मरी, तो हमें पता चला कि हमने यहीं पे दफनाया, तो यही पत्थर उत्तर के सहारे इंडिकेशन रहेगा, फिर यहाँ पे दफनाने के लिए हमारा हेल्प करेगा। यही सारा इसमें चीज़ लिखा गया, ध्यान रखिएगा। यह स्पेशल वुरियल एट इनाम गाँव, इनाम गाँव में एक स्पेशल समाधान मिला, ठीक है, ध्यान। इट इज साइट द रिवर घोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा नदी का एक रिवर घोड है, उसके बारे में बता रहा है कि जो 3600 से लेकर 2700 साल पहले की बात कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि वहाँ पर जो दफनाया गया है वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन दफनाया गया। जो सर होगा, हेड होगा, वो उत्तर दिशा में, और जो पैर होगा वो 100 दिशा में। लेग आज भी ऐसे दफनाया जाता है। आज भी चिता देखेंगे हिंदू धर्म के अंदर में, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनसे ही चीज़ों को हम लोग इंस्पायर हुए हैं, तो ये बताया जा रहा है। और कुछ ऐसे वेरल्स मिले हैं भाई कि जो घर के अंदर हैं, कुछ ऐसे वेरल्स मिले हैं, ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स मिले हैं जो घर के अंदर हैं, साथ में उसके साथ जो पात्र, कुछ ऐसे पात्र रखे गए हैं, कुछ ऐसे मिद्रभान रखे गए हैं, विजल्स रखे गए हैं जिनमें अनाज भी है, उसमें अनाज भी है। तो कहीं लोगों का होगा ये आदमी मर गया है तो अगले जन्म लेगा तो उसको खाना जरूरत पड़ेगा, तो साथ में दफना दो खाना, बाद में खाना भी वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा मान्यता रहा होगा। ये सारी चीज़ें दिखाई आपको पड़ता है। एक आदमी का वहाँ पे मिला है जिसके साथ 4, ध्यान रखिएगा, जो 4 लेग क्ले जार, 4 मिट्टी के बर्तन उसमें मिले हैं, ओके, जो कि कोर्टयार्ड में, मतलब कि आंगन में उनको दफनाया गया है, और 5 कमरे हैं, उसके बीच में आंगन में दफनाया गया है। उसमें एक बहुत मतलब कहने को इनाम गांव में मिला है, वो सबसे बड़ा साइट मिला है। ये 4-5 रूम है, बीच में कोर्टयार्ड है, उसमें दफनाया गया आदमी को, ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीज़ लिखा गया। दिस हाउस हैज आल्सो एक ग्रेनरी, उस घर में एक ग्रेनरी भी मिला है, उस घर में एक अन्नागार भी मिला है, तो अन्न रखने के लिए अन्नागार मिला। अब आदमी यहाँ पे हो सकता है इसका, इस अन्नागार का एक मेन हेड रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस अन्नागार का मेन हेड रहा होगा, अभी मर गया तो वहीं दफना दो इसको,
साथ में इसको अन्नगार मतलब कहने का मतलब कि साथ में इसको अन्न भी दे दो, क्योंकि हेड था, अन्नगार का मेन था, मेन स्टोर हाउस का एक मेन आदमी था। तो इस तरह की चीज़ें रही होंगी, ये सारी चीज़ें लिखा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। ये स्केल्टर के बारे में बोला कि स्केल्टर क्या बताता है। तो स्केल्टर बहुत चीज़ होता है ना। हम स्केल्टर को देखें, अगर छोटा स्केल्टर रहेगा तो चाइल्ड रहेगा, बड़ा रहेगा तो बड़े लोग रहेंगे। स्केल्टर के हिप के बेस पे हम देखेंगे कि वो महिला है या पुरुष है, उनके अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर में लिखा गया, समझिएगा चीज़ों को। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि एक चरक है जिसने किताब लिखा, मेडिसिन का एक किताब लिखा। देखिए चरक हम पढ़ेंगे कुषाण वंश, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कुषाण वंश जब देखेंगे 100 AD की बात करें, प्रथम शताब्दी की बात करें, तो कुषाण वंश में देखें कनिष्क के दरबार में एक रहता था, कहने का मतलब कि एक आदमी, उसका नाम था चरक। उसने किताब लिखा चरक संहिता। एक चरक था ना, एक चिकित्सक डॉक्टर था, उसने किताब लिखा चरक संहिता। और वो चरक जो संहिता लिखा, उसने वो अपने कहने का तो किताब में लिखा है कि आदमी का 360 हड्डी होता है, और जो 200 से ज़्यादा हड्डी भी हो सकते हैं। इस तरह की हड्डियों के बारे में बताया। तो एनाटॉमी तो आज देख लीजिए ना। आज हम लोग क्या कहते हैं कि एक मनुष्य का 306 हड्डी होता है, 307 हड्डी होता है, जो भी चीज़ें हैं। तो उस समय इसने चीज़ों को लिख दिया। चरक ने, प्रथम शताब्दी की बात है। ये तो हम बहुत पहले की वैदिक पीरियड तो बहुत पहले का, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हम इन चीज़ों से भी पता लगा सकते हैं बहुत सारे पहले किताब। तो चरक के बारे में देखा कि चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में रहता था चरक, वो चिकित्सा के क्षेत्र में था। उसने किताब लिखा चरक संहिता, जिसमें पूरा मेडिसिन के बारे में बात किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव जो जगह है, हमने ब्रह्मगिरी के बारे में देखा, इनाम गाँव के बारे में देख रहे हैं कि उसमें का लोगों का क्या पेशा रहा होगा। तो पेशा उन लोगों का बहुत सारा है कि हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ा। हमें गेहूँ का साक्ष्य प्राप्त हुआ, वहाँ से जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ, पल्सेज, मिलेट्स, बाजरा, ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे जानवरों का हड्डी मिला जो कटे हुए अवस्था में मतलब कहीं ना कहीं जानवरों का मांस वहाँ पे लोग खाते होंगे, तब तो कटे हुए अवस्था में क्यों मिलेंगे। कटा हुआ अवस्था में मिलने का मतलब ये हुआ कि लोग जानवर को वहाँ पे खाते होंगे, मतलब लोग वहाँ पर क्या है, नॉन वेज है। ओके, और सो डेट दे भी यूज फूड, देखिए ये लिखा है कि वो फूड के भोजन के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। और बहुत सारे ऐसे जिसमें कैटल्स मिले हैं, जो बुफेलोज हैं, गॉट हैं, शिप्स हैं, डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, ऐसे। अब ये सब चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इनाम गाँव में इस चीज़ का भी पशुपालन भी हो रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ये सब मिलेगा कब, ये सब चीज़ों को आप पालतू बनाइएगा तभी तो खाइएगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती उसमें थे। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशन के बारे में बताया कि देखो लोग खेती भी कर रहे हैं, लोग पशुपालन भी कर रहे हैं। देयर एविडेंस ऑफ सच, देखिए ये सारे, और लोग जामुन का भी, डेट्स का, आंवला का, इस सब का भी हमें वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो लोग आप देख सकते हो कि फल का भी उत्पादन हो रहा है। तो लोग खेती में भी ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, दे आर हंटर तो होंगे, शिकारी तो होंगे। ठीक है, बहुत दिन तक रहा। दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हैं। दे आर हर्ट्समैन मतलब पशुपालक। ठीक है, तो वो लोग ये सारे काम इन लोग कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, ये सारे हैं। ये एक चाइना का एक मिला है आपको, मतलब कहने का मतलब कि एक राइटिंग मिला, लिखा हुआ जो हड्डी पे लिखा गया। ठीक है, तो हड्डी पे लिखा गया, तो इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया। ओके, हम लोगों ने समझ लिया चीज़ों को। ये वेदास के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज, हेम्स, चैरिट, सेक्रीफाइस, राजा, स्लेव्स, मेगालिथ, वोटर्स, स्केल्टर, सब के बारे में हमने पढ़ लिया, ध्यान रखिएगा। ओके, अभी ये देखिए मैंने आपको मिला के यहाँ पे रख दिया है, तो इसको आप समझ लें। सुक्ताज को बेल सेट बोला गया, अच्छी बातें बोली गई। चैरिट का काम था, बैटल में इस्तेमाल होते थे, यज्ञ करवाते थे आहुति के लिए। दास थे जो स्लेव कहलाए। मेगालिथ तो जो स्टोन बोल्डर को मेगालिथ बोले। ये सारा आपको चीज़ें बनाना है, आप खुद से इस क्वेश्चन को करिएगा खुद से, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम में अटेंड कर पाएगा। आप जब रिटन लिखना होगा ना इस ऑप्शन का, तो ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो पूरे क्लास 6 का हमने चैप्टर 4 किया, चैप्टर 5 करेंगे, और जैसे जल्दी खत्म होगा 6, 7 करेंगे, 8, 9, 10 करेंगे। हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम ज्योग्राफी में आएंगे। ठीक है, तुरंत ज्योग्राफी में आएंगे। ठीक है, चलिए सेशन को करते हैं समाप्त, तब तक के लिए हम